महाराष्ट्र की नागपुर डिस्ट्रिक्ट की बेलेत्रोडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक सोसाइटी की फ्लैट में जोश्ना आकड़े नाम के एक 32 साल की महिला अपनी सहेली के साथ रूम शेयर करके रहा करती थी। यह महिला नजदीक की एक ऑटोमोबाइल शोरूम में अकाउंटेंट की जॉब करती थी। काफ़ी पढ़ी लिखी और समझदार थी। इनकी जो बाकी परिवार है नागपुर की कोलमेश्वर में रहा करता था। बेसिकली इनकी परिवार में इनका पिता और एक 28 साल का छोटा भाई था। इनकी जो माताजी और काफ़ी पहले उनका देहांत हो चुका था। दिन था 28 अगस्त 2024 रात तकरीबन 8:30 बजे जोश्ना अपनी रूममेट के साथ बैठी हुई थी। तो भी एक अनजान नंबर से उसका मोबाइल में कॉल आता है। वो उस नंबर पर बात करती रूम से बाहर चली जाती है। 5 से 10 मिनट बाद वो वापस आती है और अपनी रूममेट को कहती है कि वो किसी से मिलने जा रही है, कुछ देर बाद आ जाएगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रात तकरीबन 11 बज रहा था। जोश्ना के जो रूममेट है वो इंतज़ार करने के बाद उसे कॉल करती है। रिंग तो जा रही थी लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जोश्ना इतने देर रात तक बाहर रही और कॉल करने पर कॉल ना उठाया हो। अब जोश्ना के जो रूममेट है वो सो जाती है। अगले दिन यानी 29 अगस्त 2024 को वो सुबह उठकर सबसे पहले जोश्ना को कॉल करती है। रिंग तो जा रही थी लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसे लगा कि ये किसी दोस्त के घर रात को रुक गई होगी। सुबह वहाँ से डायरेक्ट अपनी जॉब पर चली गई होगी। अब जोश्ना जहाँ जॉब करती है वहाँ कॉल करती है तो मालूम चलता है जोश्ना अपना जॉब पर भी नहीं आई है। अब वो थोड़ा परेशान होती है। जोश्ना के जितने सहेली है सबको बारी बारी से कॉल करती है, लेकिन सबका यही कहना है कि जोश्ना उनके पास नहीं आई है। अब वो और ज़्यादा परेशान होती है और जोश्ना के पिता को कॉल करके पूरे बात बता देती है। जोश्ना के पिता 29 अगस्त 2024 को पूरे दिन उनके जितने रिश्तेदार, उनके जोश्ना के जितने सहेली सबका वहाँ जाकर छान मारते हैं, लेकिन जोश्ना का कोई आता पता नहीं मिलता। अब थक हार कर नज़दीक की पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पूरी बात पुलिस को बताते हैं। पुलिस सबसे पहले एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करते हैं और जोश्ना के जो नंबर है और ट्रैकिंग पर लगाती है तो पाती है कि ये लगातार किसी हाईवे पर ट्रेवल कर रही है और रिंग भी जा रही है लेकिन फ़ोन नहीं उठा रही है। अब पुलिस को लगा कि ये किसी वीकेंड पर बैठी हुई है, किसी ट्रिप पर जा रही होगी अपनी दोस्तों का साथ, इसीलिए उसे समय नहीं मिला रिसीव करने की। तो ये काफ़ी पढ़ी लिखी और समझदार भी है, तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं, आ जाएगी ये। अब जोश्ना के पिता और भाई जो है लोग आ जाते हैं। पुलिस इस केस को तो दर्ज कर लेते हैं लेकिन बहुत सीरियसली इस केस को लेते नहीं है। यहाँ से कुछ दिन तक जोश्ना का जो मोबाइल है वो स्विच ऑन रहता है, उसके बाद वो भी स्विच ऑफ हो जाता है। अब जोश्ना के पिता और भाई दोबारा पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद कहते हैं कि शायद जोश्ना का अपहरण हो चुका है। अब पुलिस को भी लगा अगर ये किसी ट्रिप पर गई होती तो अब तक तो आ जाना चाहिए थी। अब जोश्ना का जो लास्ट लोकेशन खंगालता है तो पता चलता है ये अलग अलग राज्यों की दिखा रही है। अब पुलिस को भी लगा कि डाल में कुछ काला है। आखिरकार एक कॉल आने पर एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की कहाँ चली गई? क्या जोश्ना जिंदा है या उसका साथ कुछ अनहोनी हो गया? तो आइए सुनाते हैं क्या थी सच्चाई। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। नागपुर पुलिस सबसे पहले एक स्पेशल टीम बनाती इस केस को सुलझाने के लिए। ये टीम सबसे पहले उसी ऑटोमोबाइल शोरूम में जाती है जहां जोश्ना जॉब करती थी। वहां पूछताछ में मालूम चलता है कि जोश्ना का ना तो ज़्यादा किसी से दोस्ती थी और ना ही दुश्मनी। अब जोश्ना के जो रूममेट है उसे भी पूछताछ करती है लेकिन वहां से भी पुलिस का हाथ ऐसा कुछ नहीं लगता। अब पुलिस जो है जोश्ना के पिता और भाई को भी पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि जोश्ना का 2019 में सामाजिक रीति रिवाज से एक इंजीनियर लड़का के साथ शादी हुआ था। यह शादी महज 1 साल ही टिका था। उसके बाद दोनों के बीच तलाक हो गया। अब पुलिस का जो शौक है वो जोश्ना का एक्स हस्बैंड पड़ जाता है। अब पुलिस जोश्ना के एक्स हस्बैंड को उठाता है और उसे पूछताछ करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ सबूत नहीं मिलता कि जोश्ना का मिसिंग में उसी का हाथ है। अब पुलिस दूसरे एंगलों में जांच करना शुरू करते हैं। पुलिस जोश्ना के जो मोबाइल रिकॉर्ड यानी सीडीआर कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड वो निकालते हैं तो पुलिस को पता चलता है लास्ट जोश्ना ने जो बात किया था वो नागपुर के कैलाशनगर के किसी इलाके की है। अब पुलिस उस जगह पहुंचते है तो वहाँ एक बुजुर्ग महिला को मिलता है। पुलिस पूछताछ में वो बताती है मैं किसी जोश्ना आंकड़े को नहीं जानती और ना ही मैंने कॉल किया। अब वहाँ से पुलिस को ये भी पता चलता है कि उनका एक बेटा भी है जो नागालैंड में आर्मी की फार्मासिस्ट यानी आर्मी की डॉक्टर है। अब पुलिस वहाँ से आते हैं और जोश्ना के पिता को पूछते हैं कि आपने किसी अजय वानखेड़े को जानते हो, जोश्ना से मिलवाया हो कभी? अब जो जोश्ना के पिता वो बताते हैं हाँ, अजय वानखेड़े को मैं जोश्ना ने एक बार मिलवाई थी कि ये लोग किसी मेट्रोमोनियम साइट पर मिला था। अब उनको कुछ ठीक नहीं लगा लड़का, इसीलिए जोश्ना ने उसके साथ सारे रिश्ता तोड़ दिया। पुलिस को मालूम चलता है किसी पुणे में आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती है क्योंकि ये डायबिटीज़ की मरीज था। अब पुलिस वहाँ जाता है और उसे अजय वानखेड़े से पूछताछ करता है तो पता चलता है ये लोग मेट्रोमोनियम साइट से एक दूसरे के संपर्क में आया था। दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गया।
अब ये लोग बाहर मिलने भी गए, घटना वाले दिन भी ये लोग मिले थे, कुछ खाना पीना खाया और फिर कुछ प्राइवेट पल भी बिताया। उसके बाद जोशना जो है अपनी घर चली गई थी। अब पुलिस वालों ने रिक्वेस्ट करते हैं हॉस्पिटल वालों से कि उस पर नज़र रखने के लिए और उससे डिस्चार्ज से पहले एक बार पुलिस वालों को जानकारी देने के लिए। अब पुलिस वाले वहाँ से चले आते, लेकिन उससे पहले ही अजय हॉस्पिटल वालों को चकमा देकर वहाँ से फरार हो जाता है। अब पुलिस वालों को शौक जो है धीरे धीरे पुख्ता होने लगता है, क्योंकि अगर ये कुछ किया नहीं तो ये क्यों वहाँ से फरार हुआ। अब इसका डिटेल्स खंगाला जाता है तो पता चलता है ये पहले भी दो शादी कर रखी है, दोनों तलाकशुदा है। अब पुलिस को उसका बाकी डिटेल्स भी खंगाल रहा था, लेकिन इधर अजय जो है वो अपनी सेशन कोर्ट में जाता है, अग्रिम जमानत के लिए आर्जी लगाता है, वहाँ से उसका आर्जी जो है खारिज हो जाता है। अब दोबारा वो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में भी जाकर आर्जी लगाता है, लेकिन वहाँ से भी खारिज हो जाता है। अब उसका पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, अब वो आके पुलिस का आगे सरेंडर करता है। अब पुलिस जो है उसे पूछताछ करती है तो ये कहता है कि हम लोग मेट्रोमोनियम साइट में करीब 2 साल पहले मिले थे, उसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदला और फिर हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। कोई बार हमने मिली, घटना वाले दिन भी हमने मिले, लेकिन ये उधर उधर की बात से पुलिस को उलझा रहा था। पुलिस जब उसका सामने बाकी सबूत रखा तो ये अपना मुख खोलना शुरू किया, क्योंकि ये कोई महिलाओं के साथ संपर्क में था। अब इसका जो दुशादी भी हुआ वो भी जब उसका सामने रखता है तो मुख खुलता है कि हाँ उसने ही जोशना का हत्या किया। अब क्यों किया ये बताता है कि उसे ब्लैकमेलिंग कर रही थी, क्योंकि वो जोशना से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसका मकसद कथा ही नहीं था कि जोशना को शादी करे। जोशना को पता चल चुका था कि वो किसी दूसरे महिला के साथ संपर्क में है, इसी वजह से जोशना उसे ब्लैकमेलिंग कर रही थी। जोशना के पास उसका सीनियर अधिकारी का भी नंबर था, वो बार बार कह रही थी कि अगर तुमने शादी नहीं किया तो तुम्हारे सीनियर अधिकारी को मैं बता दूंगी और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अब इसी में तंग आकर उसने उसे मारने की प्लान बनाया, उसे हत्या करने की प्लान बनाया। अब 28 अगस्त 2024 को ये लोग पहले तो उसे बारदा रोड पर बुलाया, एक होटल में रूम लिया, खाना पीना खाया, उसके बाद कुछ प्राइवेट पल बिताया, उसके बाद वहाँ से घूमने के बहाने से वहाँ से निकल गया। एक टोल प्लाजा के पास जाकर नेचुरली कोल्ड ड्रिंक्स से उसे पिलाया, उसके बाद जो बेहोश हुआ उसके बाद गला दबा के हत्या कर दिया। उसके बाद वो वहाँ से 70 से 80 किलोमीटर एक बड़ी बूटी जंगल के पास लेके गए, वहाँ से अपना हाथों से गड्ढा खुदा और उसके बाद उसे वहाँ दफना दिया। साथ में कुछ सीमेंट वगैरह भी लेके गए थे, वहाँ से उसको सील कर दिया और फिर वहाँ से आके वो आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया ताकि पुलिस को दिखा सके वो डायबिटीज़ की मरीज है, पुलिस को उलझा सके। और जोशना के जो मोबाइल है वो किसी ट्रक पर फेंक दिया था। ये कुछ फिल्म देखकर उसका मन में आइडिया आया था, दृश्यम जैसे कुछ फिल्म। अब जब पुलिस को ये बात पता चलता है तो पुलिस भी हैरान होता है। कहते हैं ना कि कातिल जितने भी शातिर हो, लेकिन एक दिन ना एक दिन वो पकड़ा जाता है, और इस केस में भी ये पकड़ा गया और फिलहाल उसको जेल भेज दिया गया। लेकिन आप लोगों का हिसाब से इसको क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या विचार है, कमेंट कर जरूर बताइएगा।